देखिए, हमारा जैसा जन्म ही होता है, हम बचपन से ही जैसे होते हैं, जैसा हमारा शरीर है, उसकी निर्मित इसकी संरचना है, हम भीतर से एक अपूर्णता, एक तरह की बेचैनी, एक खालीपन लेकर के ही पैदा होते हैं। और वो दुख देता है, चुभता है। यह हर इंसान की बात है। तो इंसान उसको किसी तरीके से भरना चाहता है, भीतर के खालीपन को। तो हिंसा की शुरू करने के लिए अभी आज की चर्चा को जो मैं परिभाषा दे सकता हूँ वो ये है कि भीतर की बेचैनी का इलाज करने की कोशिश करना बिना उस बेचैनी को समझे, यही हिंसा है। मैं भीतर से एक खलबली सी अनुभव करता रहता हूँ, ठीक है, जिंदगी में कुछ कमी है, अच्छा नहीं लग रहा, मन उद्विग्न रहता है। उसका मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। शरीर में तकलीफ हो तो इंसान कुछ तो उसका उपचार करना चाहता है। ऐसे ही मन को लगातार तकलीफ बनी हुई है, उसका कुछ इलाज करना है। उसका नकली इलाज, बिना बीमारी को समझे इलाज करने की कोशिश हिंसा है। क्योंकि देखिए क्या है, 2 मिनट और लेकर बोलता हूं उस पर। भीतर जो कुछ भी है वो बेचैन करता है, दुख देता है। हर इंसान अनुभव करता है कि जिंदगी में कुछ कमी है। कोई आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि सब बढ़िया चल रहा है। कोई नहीं कहेगा कि आगे कुछ नहीं चाहिए। सबको अभी आगे चाहिए, सबकी इच्छाएं तमन्नाएं हैं आगे के लिए। और कहाँ जा करके इच्छा पूरी करेगा इंसान? उसको ये सामने दुनिया ही दिखाई देती है। उसको लगता है यही है सब कुछ, इसी में जा करके किसी तरीके से अपनी अतृप्ति है उसको ठीक कर लो। तो जो भी कुछ उसको नजर में आता है, जिस भी चीज पर वो अपने हाथ रख सकता है, उसका फिर वो शोषण करता है। यही हिंसा है। क्योंकि वो खुद को नहीं समझता, अपनी बेचैनी को नहीं समझता, इसीलिए वो ये नहीं समझता कि क्या करके वो चैन तक, शांति तक पहुंच सकता है। फिर उसको बाहर जो कुछ भी दिखाई देता है, रुपया, पैसा, जीव जंतु, स्त्री पुरुष, वो हर चीज पर चढ़ बैठना चाहता है और किसी भी तरीके से उसका इस्तेमाल करके अपने खालीपन को भरना चाहता है। तो इसलिए हमें हर तरीके की हिंसा दुनिया में दिखाई देती है। जिन पर हिंसा की जा रही है वो स्वयं भी हिंसक हैं। बस बात संयोग की है। बात इसकी है कि किसका पलड़ा भारी पड़ जाता है। 2 हिंसक पशु हैं, आपस में वो भिड़े हुए हैं, एक जीत जाता है, एक हार जाता है। जो हार गया है, जिसका शोषण हो रहा है, उसका बस चले तो वो भी शोषण कर ही डाले, हिंसक वो भी है। तो ऐसा नहीं है कि जो शोषक है मात्र वही हिंसक है, जो शोषित है वो भी हिंसक है। हिंसा का संबंध अनिवार्य रूप से शोषक होने, एक्सप्लॉइटर होने या एक्सप्लॉइटेड होने से नहीं है। हिंसा का संबंध अनिवार्य रूप से आंतरिक अज्ञान से है। जो खुद को नहीं जानता, जो अपने मन को नहीं समझता, दुनिया में वो है क्या और ये दुनिया क्या चीज है इसको नहीं समझता, वो हिंसक ही होगा। उस हिंसा की अभिव्यक्ति भले ही 10, 20, 100, 50 अलग अलग रूपों में होती रहे। वो सब जो रूप हैं आपने कहा, उसकी चर्चा होगी अभी। तो क्या हम सबकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, या शुरुआत में सभी की होगी, या जो समझने की फिर कोशिश करता है अंदर वो बदल सकता है? वही है, हम सब वैसे ही बने हैं। सब वैसे ही है। देखो ना, हम
हम जन्म से कैसे होते हैं? एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, उसको क्या समझ में आ रहा है? वो भ्रमित ही तो है लगातार। हाँ, आप उसे झुनझुना दे देते हो, वो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है, मन बहल जाता है। न वो दुनिया को जान रहा, न अपने आप को जान रहा। उसमें भ्रम भी है, अज्ञान भी है, स्वार्थ भी है, उसमें ईर्ष्या भी है, उसमें ये सब छोटे बच्चों में होती है ना चीज़ें। कुछ ऐसा नहीं कि कोई उन्हें सिखा देगा तो ये सब उनमें आएगा। और ये सब चीज़ें पशुओं में भी पाई जाती हैं। तो जो बच्चा पैदा होता है, हम जैसे जन्म लेते हैं, हम पशुओं जैसे ही तो होते हैं। बस इतना है कि पशुओं में कोई बेचैनी नहीं होती जिसका उन्हें इलाज करना है। पशु पूरे तरीके से प्राकृतिक होते हैं, वो अपनी शारीरिक संरचना से बंधे हुए हैं और उससे उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। तो वो संपूर्ण है अपने तरीके से संपूर्ण है। वो जहां भी हैं उन्हें उससे आगे जाना ही नहीं है, और अगर वो उससे आगे नहीं जाते तो वो घबरा नहीं जाते हैं। उनको तनाव, मनोरोग, डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब नहीं हो जाता है। शेर जंगल में घूम रहा है, वो कोई तरक्की थोड़ी कर पाता है जिंदगी में। ऐसा थोड़ी होता है कि गरीब पैदा हुआ था और कोशिश करके अमीर हो गया। कोई मुकाम लेकर नहीं घूमा, उसे कोई मुकाम चाहिए ही नहीं। लेकिन इंसान चूंकि भीतर से खाली है, एक तरह से पिछड़ा हुआ है, तो उसे एक मुकाम की तलाश है। और हम उससे ये नहीं कह सकते कि मुकाम की ख्वाहिश छोड़ ही दो। बिल्कुल समझना पड़ेगा कि इंसान है क्या और वास्तव में उसे कौन सा मुकाम चाहिए। नहीं तो वो अंधे तरीकों से अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए कुछ भी करता है। यही हिंसा है। हिंसा का संबंध दूसरे को दुख देने से भी नहीं है। जो हम कहते हैं ना कि अगर आपने दूसरे का दिल तोड़ दिया, दूसरे को तकलीफ दे दी, तो वो हिंसा है। वो भी आवश्यक नहीं है। आप हो सकता है अपनी ओर से दूसरे को सुख दे रहे हो, वो भी बहुत बड़ी हिंसा हो सकती है। क्योंकि हिंसा का संबंध दुख सुख से नहीं है, हिंसा का संबंध आपके अज्ञान से है। भीतरी तौर पर नासमझ रहते हुए आप दूसरे की भलाई करना चाहो, वो भी हिंसा है। माँ बाप और बच्चे माँ बाप और बच्चे, दुनिया के सब माँ बाप ऊपरी तौर पर तो यही कहेंगे ना कि बच्चों की भलाई करना चाहते हैं। पर माँ बाप को ना मन का कुछ पता है, ना जीवन का कुछ पता है। तो भले ही उनका कहना ये रहता है कि बच्चे का मैं भला करना चाहता हूँ, पर देखिए बच्चों की क्या हालत कर देते हैं। भाई दुनिया की अधिकांश आबादी, लगभग 95-99% आबादी माँ बाप के ही पालन पोषण संरक्षण से निकल करके आई है ना। आज आप दुनिया के जितने भी लोग देख रहे हैं, उसमें से कुछ बेचारों को छोड़ दीजिए, अनाथ हो गए, यतीम हो गए, या कोई और उनकी वजह थी, माँ बाप के साथ नहीं रहे। पर 100 में से 99 लोग तो माँ बाप के द्वारा ही पाले पोसे गए हैं, बड़े किए गए हैं, और बड़े होकर के देखिए कैसे निकल आते हैं। अगर सब माँ बाप बच्चों का भला ही करना चाहते हैं तो दुनिया की आबादी इतनी बुरी क्यों है? इन्हें बुरा किसने बना दिया? तो इसका मतलब भलाई की नीयत मात्र से भलाई नहीं हो जाती। भलाई की नीयत रहते हुए भी घोर हिंसा हो सकती है अगर आप समझ नहीं रहे हैं। वो जो समझ की कमी है, बोध की कमी है, वही आध्यात्मिक ज्ञान है। उसके बिना हिंसा होगी ही होगी। तो ये एक जात का कंडीशनिंग जिसको बोलते हैं, और ये कंडीशनिंग ट्रेडिशन पे ज़्यादा आधारित रहती है, जिससे फिर वो बच्चा जैसे बड़ा होता जाता है, प्रश्न पूछने की या सोचने की जो एबिलिटी है वो नहीं करता है। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, मुझे वीगनिज़म के बारे में आई थिंक मैं कुछ 20 साल की थी या 22 साल की थी तब पता चला। तब तक मेरे मन में ये प्रश्न भी नहीं आया कि ये दूध कहाँ से आ रहा है। मतलब पता है गाय से आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, ये सब प्रश्न मेरे मन में आई नहीं। एंड वो शायद कंडीशनिंग के कारण था। नहीं, ये भी हो सकता है कि ये जो प्रश्न आया कि ये दूध कहाँ से आ रहा है, ये भी एक तरह की कंडीशनिंग हो। मूल प्रश्न ये नहीं है दूध कहाँ से आ रहा है, मूल प्रश्न ये है मैं कहाँ से आ रहा हूँ। भाई ऐसा थोड़ी है कि बच्चे सवाल नहीं पूछते हैं। बच्चे बहुत तरह के सवाल पूछते हैं, पर उन सवालों से कोई बहुत लाभ होना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन सवालों का उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए या उन सवालों को दबा दिया जाना चाहिए। पर बच्चा जो प्राकृतिक रूप से प्रश्न पूछ रहा है वो ठीक है, उसकी जिज्ञासा कौतूहल है, कुछ उसका दे दीजिए उत्तर समुचित।
लेकिन उनसे बहुत लाभ होने वाला नहीं है। जो मूल प्रश्न है वो ये है कि ये मन क्या चीज़ है, इसमें क्या चल रहा है, इसको चाहिए क्या। अगर वो ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो बहुत सारे प्रश्न पूछेगा। क्रिकेट मैच चल रहा होता है, लोग बार बार पूछते हैं स्कोर क्या हो गया, स्कोर क्या हो गया। अब इन प्रश्नों से क्या लाभ है। तो हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे देते हैं, महत्व दे देते हैं इस बात को कि सवाल पूछो। लेकिन सिर्फ सवाल पूछने से क्या होगा, व्यर्थ के सवाल पूछते रहिए जीवन भर, उससे कुछ मिलना नहीं है। देखिए, हम जैसे आपने अभी प्रश्न करा ना, उसमें थोड़ा सा ये भाव निहित है कि बच्चा ठीक ठाक पैदा हुआ था, कंडीशनिंग ने उसको खराब कर दिया। नहीं, वो बात नहीं है। हम पैदा ही गड़बड़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ठीक पैदा हुए थे और कंडीशनिंग ने, सामाजिक व्यवस्था ठीक नहीं थी और शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी और तारे ज़मीं पर हो गया तो उस कारण हम खराब हो गए। वो सब नहीं है बात। वो सब हम अपने आप को बताते हैं। बच्चे की मासूमियत का जो सिद्धांत है, जो बच्चे की मासूमियत का हमने एक सपना बना रखा है, उसको बरकरार रखने के लिए। बच्चा नहीं मासूम पैदा होता, बच्चा जानवर पैदा होता है। तो कंडीशनिंग जिसको आप कहते हैं, थोड़ा सा हम उस पर बात करेंगे। है क्या कंडीशनिंग? एक बच्चा है, आप उसको कुछ बोल रहे हो, कुछ आपने उसको बता दिया, यही कंडीशनिंग है ना। तो कंडीशनिंग भी एक प्रकार का ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को कुछ बताना गलत है। सही ज्ञान बच्चे की पुरानी कंडीशनिंग को साफ करता है। कंडीशनड तो हम पैदा होते ही है ना। कौन सी कंडीशनिंग लेकर के? संस्कारित हम पैदा हुए हैं। वो कौन सी कंडीशनिंग है जो हम लेके पैदा हुए हैं? बायोलॉजिकल, जैविक कंडीशनिंग ना। इसमें भूख लगी है, खाना बहुत खाना बढ़िया, है, बहुत सांस अच्छे। तो भूख लगी है, खाना खाना है, खाना नहीं मिला तो शोर मचाना है। ठीक है, छोटा सा बच्चा भी होता है, उसे गुस्सा आ जाता है तो ऐसे पकड़ करके नोचेगा। अब ये सब तो हम लेके पैदा हुए ही है ना। ये हटाने के लिए भी ज्ञान जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को अगर आप कुछ चीजें बता रहे हो, सिखा रहे हो, तो ये अपने आप में कोई गुनाह हो गया। नहीं, ये आवश्यक है कि बच्चे को वही बातें बताई जाएं जिनका सवाल उसने करा है। क्योंकि अगर आप उसको वही सब बताएंगे जिसके बाबत वो सवाल कर रहा है, तो उसके सवाल तो बहुत सीमित होते हैं। और उसके सवाल भी कहाँ से उठ रहे हैं? वो भी उसकी अपनी फिजिकल कंडीशनिंग से उठ रहे हैं। तो उन सवालों का ही उत्तर दिया गया यदि मात्र, तो बच्चे को कोई बहुत लाभ नहीं होना है। तो एक बात तो ये कि बच्चे को बताना, सिखाना, पढ़ाना, उससे बातें करना बहुत आवश्यक है। जो बातें उससे की जा रही हैं, जो शब्द उसके कान में पड़ रहे हैं, जो प्रभाव उसके मन पर पड़ रहे हैं, अगर वो उसकी फिजिकल कंडीशनिंग को, उसकी जो प्राकृतिक पाशविक वृत्तियां हैं, उनको हटा पा रहे हैं, तो हम उसको फिर कह देंगे कि उसको ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान की निशानी ये होती है कि वो मुक्ति देता है, बंधन खोलता है किसी लिमिटेशन से उसको, है ना। कि बच्चा है, मान लीजिए, अब वो मान लिया, अब हो गया 2 साल का, हो गया 3 साल का, हो गया, उसको कोई छोटा बच्चा मिल गया और 6 महीने का, और इनमें भी आपस में बड़ी ईर्ष्या वाली हो जाती है। एक 1.5 साल वाला हो घर में, एक 6 महीने वाला आ जाए, और 1.5 साल वाले को उससे समस्या हो जाती है कि सब उसको देख रहे हैं, हमें नहीं देख रहे। तो अब उसको आपने कुछ बातें बताई, उसको बैठ करके उसके तरीके से, जैसे वो समझ सके, आपने उसको कुछ समझाया। ये बताना अगर उसको बेहतर बना देता है, तो इसको हम कह देंगे ज्ञान मिला उसको। अब उसके जो पाशविक बंध थे, जो उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट्स थी, उससे उसको थोड़ी मुक्ति मिली। लेकिन माँ बाप जो बता रहे हैं, या टीवी से उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है, अगर उससे उसकी फिजिकल कंडीशनिंग के ऊपर सोशल कंडीशनिंग की एक तह और पड़ रही है, धूल के ऊपर धूल की एक तह और पड़ रही है, तो आप कहिए कि वो बच्चा कंडीशन किया जा रहा है। असल में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है कि हम जिन संस्कारों और बंधनों के साथ पैदा ही हुए हैं, शिक्षा उनका समाधान करे, बंधनों की गांठ को खोले। शिक्षा का ये उद्देश्य है। पर शिक्षा ऐसा तभी कर पाएगी जब शिक्षा में ही आत्मज्ञान निहित हो। इसी तरीके से बच्चे को जो संस्कार दिए जाते हैं, वो संस्कार ऐसा नहीं है कि सब व्यर्थ ही हैं। बच्चे को संस्कार तो देने पड़ेंगे, पर वो संस्कार ऐसे होने चाहिए जो पुराने संस्कारों को काटें। लेकिन हम गड़बड़ क्या कर देते हैं कि चूंकि हम खुद ठीक से संस्कारित नहीं हैं, हमारे अपने ही पुराने बंधन नहीं कटे हैं,
तो बच्चे को जब संस्कार देते हैं वो उसके पुराने संस्कारों को तो नहीं ही काटते हैं, वो स्वयं नए बंधन बन जाते हैं। तो ऐसी सी बात है कि बच्चा बीमार पैदा हुआ, और क्या बीमारी है उसकी? उसकी देह ही उसकी बीमारी है, उसकी बायोलॉजी, उसकी बर्थ ही उसकी बीमारी है। एक बीमारी वो लेके पैदा हुआ, और फिर जहां पैदा हुआ जिस दुनिया में, वहां सब बड़े बूढ़े शिक्षक और माँ बाप और सब जिम्मेदार किस्म के लोग हैं। वो कह रहे हैं भाई हमारे पास दवाइयाँ हैं, हम तुम्हारी बीमारी को दूर करेंगे। और जो ये जिम्मेदार किस्म के लोग हैं, ये खुद एकदम गोल हैं दिमाग से, तो इन्होंने उसको दवाई दे दी, उसको ठीक करेंगे। उस दवाई को क्या बोलते हैं? सामाजिक संस्कार और शिक्षा। और ये जो दवाई थी, इसने क्या करा? जो पहली बीमारी थी वो तो बनी ही रही, इस दवाई ने एक नई बीमारी पैदा कर दी। वो एक बंधन लेके पैदा हुआ था, बहुत बढ़िया, वो एक बंधन लेके पैदा हुआ था, अब उसके दो बंधन हो गए। कौन सा लेके पैदा हुआ था? शारीरिक बंधन लेके पैदा हुआ था, सामाजिक बंधन हमने उसके ऊपर और डाल दिए। तो कंडीशनिंग वाली जो बात है वो थोड़ी सी सूक्ष्म है। हमें उसको सिखाना तो पड़ेगा ही बच्चे को। हम यदि ये सोचें कि वो मासूम पैदा होता है और समाज ने उसको बिगाड़ दिया, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। समाज का बच्चे के प्रति दायित्व तो है, और समाज यदि बच्चे को सिखाएगा नहीं, समझाएगा नहीं, तो बच्चा वैसा ही रहेगा जैसे जंगल में कोई जानवर पैदा होता है। एक बच्चा पैदा हो और वो जन्म से ही जंगल में रहा है, जंगल में ही पले बढ़े, तो आपको क्या लगता है कि वो महाविद्वान बन जाएगा 20 की उम्र आते आते? वो कैसा हो जाएगा? वो जैसे ही जंगल का एक बर्बर पशु है वैसे ही रहेगा। हम जंगल में ही तो थे सब के सब। अभी इंसान ताज़ा ताज़ा ही तो जंगल से बाहर आया है 10-40 हज़ार साल पहले। तो हम क्या करते थे जब जंगल में थे? इंसान जंगल में ही तो था, तो क्या करा करता था तब वो? बाकी सब जानवर थे वैसे ही इंसान था, लेकिन इंसान में एक शारीरिक फर्क है बाकी जानवरों से। वो ये है कि हमारा मस्तिष्क, हमारा पूरा जो डीएनए है वो इस किस्म का है कि हम बेचैनी अनुभव करते हैं। तो आप बच्चे को आज जंगल में छोड़ दीजिए, वो भी वही कहानी दोहराएगा जो हमने दोहराई थी आज से 1 लाख साल पहले जंगल में। हमने क्या करा था? हमने बाकी जानवरों जैसा जीवन बिताते बिताते आग पैदा करी, फिर हमने पत्थर के हथियार बनाए, और फिर हमने ये करा, फिर वो करा, और फिर एक दिन हम जंगल से बाहर आकर के खेती करने लग गए। बच्चा भी वही करेगा। उसे आप बस पर्याप्त समय दे दीजिए, एक जन्म में ना कर पाए वो, पर उस बच्चे की अगर पुश्तें निकल गईं तो 10-20 हज़ार साल में वो फिर वही कहानी दोहराएगा जो हमने दोहराई थी 1 लाख साल पहले। उन्हें बताओ ना बताओ, पर वो उसी मुकाम पे, क्योंकि वो सारा कार्यक्रम प्राकृतिक है, प्री कंडीशनड है। आप आज सारी सृष्टि नष्ट हो जाए, जिज्ञासा, हाँ नहीं, जिज्ञासा नहीं, बेचैनी। आप मान लीजिए आज एक आणविक युद्ध हो जाता है, ठीक है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, जंगल भर बचते हैं कुछ, और कुछ इंसान उन जंगलों में, और उन इंसानों के पास अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ना स्कूल है ना कॉलेज है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो ज्ञान भी किसी तरह समय के साथ नष्ट हो जाता है। तो हम फिर से वही लाखों साल वाली पुरानी स्थिति पर पहुंच जाते हैं। क्या होगा? कालचक्र स्वयं को पुनः दोहराएगा। जैसा जैसा हमने 1 लाख 2 लाख या 10 लाख साल पहले करा था, वही हम पुनः करेंगे। तो फिर मेरा एक सवाल है कि जितना हम ये पूरी दुनिया आधुनिकता के आविष्कार कर रहे हैं, उसी ज़रिए लोगों ने आविष्कारों के नाम पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स और क्या क्या नहीं बना लिया, बट इन दी एंड हम सब अपने आप को ही मारने के लिए, तो जैसे उसी खालीपन में कहते हैं, इसको नाम कहते हैं कि ये तो विज्ञान है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लव, बट उसी खालीपन को ही भरने को उसको कह रहे हैं साइंस इज सो माइटी, ऑफ कोर्स इट इज, बट उसके जरिए हम ऐसे आविष्कार कर रहे हैं इन दी एंड विच इज गोइंग टू किल अस ऑल अल्टीमेटली। हम वैसे ही जरिए अपने लिए बना रहे हैं, हर जगह खतरा ही खतरा बना रहे हैं उसके नाम पे। जंगल के चिंपैंजी हैं हम, वन मानुष हैं हम। आप उसके हाथ में स्टेन गन दे देंगे या न्यूक्लियर वेपन का बटन दे देंगे तो वो क्या करेगा? भीतर से तो हम वही है ना जो हम हुआ करते थे लाखों साल पहले। हम जानवर ही तो हैं। जानवर जिसने कपड़े पहन लिए हैं, जानवर जिसने भाषा सीख ली है, जानवर जिसके पास अब कई तरह की तकनीकें आ गई हैं, ताकत आ गई है, लेकिन अपने अंतिम भीतरी केंद्र पर तो उसकी वृत्तियां सब पाशविक हैं। हम कुछ भी ऐसा करते हैं क्या जो
जंगल के जानवर नहीं करते मूल रूप से। हमें क्या चाहिए? हमें ताकत चाहिए, जंगल के जानवर को भी वही वृत्ति रहती है। हमें अपने अपने कबीले पर राज करना है, हम अपने क्षेत्र में किसी और को घुसने नहीं देना चाहते, हम अपना ही वंश चलाना चाहते हैं। नर को मादा के पीछे भागना है, वो जंगल में भी होता है, वो शहर में भी होता है। तो बहुत अंतर थोड़ी आ गया। अंतर बस ये है कि जो छटपटाहट हम में है वो जंगल के जानवर में नहीं है। तो हमारी जो मूल कामना की है वो है छटपटाहट से मुक्ति की, और हमारी छटपटाहट इतनी गहरी है कि वो हमसे न जाने कितने अपकृत्य करा लेती है। वही हिंसा है। हमारी जो भीतरी तड़प है वही बाहर हिंसा बनकर अभिव्यक्त होती है। जो इंसान खुद दुखी है दूसरों को दुखी करेगा ना, बस यही हो रहा है। तो एनिमल इंस्टिंक्ट तो अभी भी है ही, अभी भी है, शायद जानवरों से ज्यादा है, अभी भी है ही। और बेईमानी ये हुई है कि चूंकि हम शहर में रहने लगे हैं, हमने ये सब बना लिया है, हम कपड़े वपड़े पहन रहे हैं, हम सड़कों पर चलते हैं, तो हमारे लिए मानना और मुश्किल होता जा रहा है कि हम जानवर हैं। और जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि हम जानवर हैं, तब तक हम उस जानवर का कोई इलाज भी नहीं कर पाएंगे। किसी बीमारी का इलाज हो सकता है अगर आप उसका डायग्नोसिस, निदान ही स्वीकार करने को तैयार ना हो। लेकिन हमें कुछ गलत लगता ही नहीं है, तो हमें लगता है हम बहुत बढ़िया हैं, हम बहुत बढ़िया लोग हैं, देखो हम क्या क्या कर लेते हैं, हम तो इतने अच्छे आदमी हैं। तो उपचार क्या है? क्या जल्दी पहुंच गई उस पे? नहीं, मैं जल्दी से उत्तर भी दे दिया। वो जो जानवर है भीतर, वो यूं ही नहीं बना हुआ है। हम उसको रोज रोज ताकत देते हैं अपने कामों से। तो उस जानवर से मुक्ति पाने के लिए कोई नया बड़ा काम नहीं करना होगा। आपने कहा ना कि बहुत बड़ा काम है, उससे तो डील करना नहीं, ऐसा नहीं है। उससे मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले कुछ काम रोकने होंगे। नए काम शुरू करने जरूरी नहीं है। जो काम हम करे ही जा रहे हैं वो सारे काम कौन कर रहा है? हमारे भेष में जानवर कर रहा है। उन कामों को रोकना होगा, और वो काम हम बहुत मेहनत से करते हैं। उन कामों को करने के लिए हम जिंदगी भर खटते हैं, तब वो काम साकार होते हैं, तब भी हो नहीं पाते हैं। कामनाएं पूरी कहाँ होती हैं हमारी? और सारी कामनाएं हमारी पशुता की ही कामना है। जब आप ये समझ जाएंगे कि आप जिसको कहते हो अपनी कामना, अपनी हसरत, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य, मैं ये हूं, मुझे यहाँ जाना, ये करना है, वो सब कुछ नहीं है, वो भीतर का जानवर है जो ये सब करवा रहा है, तो फिर आप उन सब चीज़ों में बहुत जोर नहीं लगाओगे ना। उन चीज़ों में जोर लगाना ही हिंसा है, और उन कामों से हाथ वापस खींच लेना ही अहिंसा है। उदाहरण के लिए, जंगल का जानवर जान लगा देता है कि कबीले पे राज करूंगा, ठीक है। भेड़ियों के एक ही दल के दो भेड़िए आपस में लड़ मरते हैं। क्यों? क्योंकि सरदार दोनों को बनना है। सरदार हमें ही बनना होता है, और उसके लिए हम जिंदगी में कितनी मेहनत करते हैं। एक बार आप समझ जाएं कि ये भीतर का भेड़िया है जो ये सब कुछ कर रहा है, आप अपनी मेहनत रोक देंगे ना, जीवन में थोड़ी शांति आएगी। क्योंकि अगर आप भेड़ियों के सरदार बन भी गए तो रहे तो भेड़िए ही, क्या मिल जाना है उससे। यही सब काम इन पे लागू होते हैं कि भाई मुझे और पैसा कमाना है, मुझे इतना बड़ा घर बनाना है, मुझे अपना नाम बरकरार रखना है। ये सारे काम हमसे हमारा जानवर करा रहा है, और ये काम करने के लिए हम बहुत खट रहे हैं। हमारी खून पसीना एक हो गया है भीतर के जानवर को समर्थन देते देते। पर इसका परिणाम भी तो बहुत अच्छा भी है। इंसान जंगल से आके कितनी प्रगति की है हमने क्या क्या। अगर ये खालीपन, ये कुछ करूं मैं, ये बेचैनी नहीं होती हम में, तो शायद हम इतना कुछ करते ही नहीं जितना कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी, ये इन्होंने न्यूक्लियर कहा, न्यूक्लियर के अपने फायदे भी होते हैं। सूरज की जो अंदर की ताकत है वो हमने समझा, अंडरस्टैंडिंग फ्यूजन, फिशन, और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो अगर ये खालीपन, ये बेचैनी नहीं होती तो हम करते ये कि हम शांति तो में ये सब हमने आपके अनुसार, जैसा आप बोल रहे हो, इसीलिए किया है ना क्योंकि बेचैनी थी। तो हमने जो भी कुछ करा है ये सार्थक भी एक ही शर्त में माना जाता कि बेचैनी कुछ कम होती। लेकिन बेचैनी से अच्छे काम भी हो सकते हैं। अरे भाई थमिए, पहले
कोई काम आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि बेचैनी है, तो उस काम को सफल सिर्फ एक शर्त में माना जा सकता है कि शांति हुई, बेचैनी हट गई। हट गई नहीं, बेचैनी हटती नहीं। तो कहां से सार्थक हो गया काम? आपने इतनी शताब्दियों तक श्रम करा है, और जिस बेचैनी कारण श्रम करा है वो बेचैनी यथावत है, बल्कि और बढ़ गई है। आदमी आज मानसिक रूप से जितना बीमार है उतना तो कभी नहीं था। तो बेचैनी से आपने बहुत मेहनत करी, और वो मेहनत करके बेचैनी और बढ़ा ली। ये आपकी सफलता है। सर वर्क इन प्रोग्रेस बोले तो वो जो वर्क इन प्रोग्रेस वो किस दिशा में जा रहा है? बेचैनी तो बढ़ ही रही है ना, 1% भी कम हुई है क्या? तो एक साधारण इंसान को कैसे जीना चाहिए? रुकिए अभी पहले समझें तो कि जी कैसे रहा है, फिलहाल कैसे जी रहा है, पहले ये तो देख लें। अभी और आगे आते हैं। आपने जो बातें करी थी वो भौतिक तल की थी, मटेरियल तल की थी, कि न्यूक्लियर एनर्जी मिल गई है, ये हो गया, मटेरियल प्रोग्रेस सब है। आप जब मटेरियल प्रोग्रेस देखते हो तो आप अकाउंटिंग ठीक से नहीं कर रहे। सारी जो वहाँ समस्या है ना वो अकाउंटिंग की है। आप अपनी कंपनी का या अपनी संस्था का पीएनएल बनाते होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। आप बैलेंस शीट बनाते होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में आप सिर्फ रेवेन्यूज लिखते हैं या खर्चे भी लिखते हैं? और कोई ऐसा हो जो सिर्फ रेवेन्यू लिखे खर्चे लिखे ही ना, उसको आप क्या कहेंगे? अकाउंटिंग हुआ ही नहीं। और वो पगला है, वो अपने आप को झांसे में रखना चाहता है कि मैं तो बड़े मुनाफे में हूं। इसी तरीके से आप कंपनी का बैलेंस शीट बनाएं, उसमें आप एसेट्स दिखाएं, लायबिलिटीज आप दिखाई नहीं कितनी खड़ी कर रखी है। बैंक का आपके ऊपर 10 करोड़ का कर्जा है, वो आप दिखाई नहीं रहे, आप बस ये दिखा रहे हो एसेट्स कितने हैं। तो ये आपने क्या करा अपने साथ? तो आप पूरी मानवता को एक ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए और जरा अपना पीएनएल और बैलेंस शीट बना लीजिए और बताइए कि एसेट्स आपने बढ़ाए हैं, लायबिलिटीज खड़ी करी हैं ज्यादा, आपका रेवेन्यू ज्यादा है, आपकी कॉस्ट ज्यादा है। बस ये है कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी आती नहीं है। तो आपको लग रहा है कि साहब हमने तो पिछले 10,000 साल में जो काम करा है, ये जो ह्यूमन कंपनी ने जो काम करा है, जिसका मैं हिस्सा हूं, एक स्टेक होल्डर हूं मैं उसमें, वर्कर भी हूं, स्टेक होल्डर भी हूं, हमने जो काम करा है वो बहुत मुनाफे का काम रहा है। सिर्फ इसलिए लग रहा है मुनाफे का क्योंकि अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं ठीक से हम। मैं बात कर रहा था कि ये जिस होटल में हूँ ठीक उसके सामने वहाँ पर समुद्र है। मैं रहा था ये अब 1.5 डिग्री तो तापमान बढ़ ही चुका है औसत। अभी जब ये 3-4 डिग्री बढ़ेगा तो ये होटल भी नहीं बचेगा, जुहू पर है, और उसके सामने वो सड़क है, वो सड़क लगभग समुद्र तल पर है। जैसे ही पानी बढ़ेगा वो होटल भी जाएगा, वो सड़क भी जाएगी, ठीक है। वहां पे आपको बनाना पड़ेगा एक बहुत ऊंचा और मजबूत एम्बैंकमेंट। क्या आपने अपनी अकाउंटिंग में इस कॉस्ट को शामिल करा है? आप रेवेन्यू शामिल कर रहे हो, आप कॉस्ट तो शामिल ही नहीं कर रहे। और मैं मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहा हूं अभी, जो उसकी इंटेंजिबल कॉस्ट है, जो आंतरिक कॉस्ट है, उस पर बाद में आएंगे। पहले जो उसकी मटेरियल कॉस्ट है, क्या हम उसको भी शामिल कर रहे हैं? क्या हमें पता भी है कि हमने कितना पाया है, कितना खोया है, प्योरली मटेरियल टर्म्स में? हमें वो भी नहीं पता है। उदाहरण के लिए 280 ppm से बढ़ के कार्बन डाइऑक्साइड 450 ppm हो गई है। ये मटेरियल बात है ना, बिल्कुल। इसकी कोई अकाउंटिंग होती है किसी कंपनी की बैलेंस शीट में या किसी नेशन के जीडीपी में? आपने जो तरक्की करी उस तरक्की में आपने इतना कार्बन वातावरण में उत्सर्जित कर दिया, पर आप जब अपना जीडीपी बताते हो कि मेरा जीडीपी इतना हो गया है और इतने प्रतिशत की उसमें बढ़ोतरी है, उसमें कहीं बताते हो कि उसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या है? नहीं बताते ना। आप कहते हो मैंने ये कर लिया, बाजार में इतनी सारी चीजें आ गई हैं, ये आ गया बाजार में। आप जब इसकी कीमत देते हो बाजार में, उसमें कहीं आपसे पूछा जाता है कि इसको बनाने में जितना आपने दुनिया को बर्बाद करा है उसका भी तो टैक्स दे दो, जबकि इसकी कीमत में दुनिया की बर्बादी शामिल है या नहीं शामिल है? और मैं दुनिया की इंटेंजिबल बर्बादी की, आंतरिक बर्बादी की बात नहीं कर रहा, मैं मटेरियल डिप्लीशन की बात कर रहा हूं। हम क्या उन मटेरियल कॉस्ट्स की भी अकाउंटिंग कर रहे हैं? तो एक तो ये बात हुई कि आप जो ये पूरी व्यवस्था चला रहे हो वो नीचे से क्या लेती है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की आपको अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे। पृथ्वी को आपने पूरा खत्म कर दिया। आम आदमी की कामनाओं को पूरा करने के लिए क्या पृथ्वी के पास संसाधन है? है। नहीं है।
अरे कहाँ से हैं? नॉर्मल जो जीने के लिए जो चाहिए वो है। आपके पास है। जितने लोग हैं दुनिया में सब आपके ही स्तर पे जीना शुरू कर दें तो पृथ्वी 10 पृथ्वियां चाहिए होंगी। आबादी की भी बात नहीं है, हमारा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ कंजम्पशन है, जो कि औसत से बहुत ऊपर का है। हम यहाँ जो 4 लोग बैठे हैं भारत में ही, हम औसत से बहुत ऊपर का उपभोग कंजम्पशन करते हैं। भारत की पूरी आबादी सिर्फ उतना कंजम्पशन शुरू कर दे जितना कि हम लोग करते हैं, तो क्या पृथ्वी के पास उतने संसाधन हैं? और भारत की आबादी प्रति व्यक्ति पर कैपिटा उतना कंजम्पशन शुरू कर दे जितना औसत एक अमेरिका का व्यक्ति करता है, तो 17 पृथ्वियां चाहिए होंगी। तो आप जो अपनी कंपनी चला रहे हो, द ह्यूमन कंपनी, उसको तो रॉ मटेरियल की सप्लाई ही नहीं हो सकती, क्योंकि एक के बाद दूसरी पृथ्वी तो है नहीं कोई आपके पास। आप रॉ मटेरियल कहां से लाओगे अपनी कंपनी चलाने के लिए? तो पहली बात तो रॉ मटेरियल नहीं है। दूसरी बात, जो आउटपुट निकल रहा है उसमें आपका जो डिजायर्ड गोल था वो था बेचैनी से मुक्ति, वो तो मिली नहीं। इनपुट के तौर पे आप सब खा गए और आउटपुट आपका कुछ निकला नहीं। ये जो हमने मशीन बनाई है, द ह्यूमन मशीन, द ह्यूमन कंपनी, वो एक ऐसी मशीन है जो सारी मटेरियल चीजें खाई जा रही है, सब नष्ट कर दिया। जंगल खा गई, सारे संसाधन खा गई, मिनरल्स खा गई, जानवर खा गई, सब खा गई, समुद्रों को खा लिया, पहाड़ों को खा लिया, नदियों को खा लिया, जो कुछ भी मटेरियल था सब खा लिया हमारी ह्यूमन मशीन ने। आउटपुट क्या दिया है? और ज्यादा बेचैनी। हम कितने स्मार्ट लोग हैं, हम कितने स्मार्ट लोग हैं। इनपुट में क्या करा? पूरी पृथ्वी को खा लिया। यही करा है ना हमारी ह्यूमन मशीन ने पिछले 10,000 साल में, कि सारा रॉ मटेरियल खा लिया और बर्बाद कर दिया, सब कुछ नहीं छोड़ा। रेत तक खा गई, नदी किनारे की रेत तक हमने खा ली, ठीक, कुछ नहीं छोड़ा। और आउटपुट में हमें चाहिए क्या था? कि यार थोड़ा चैन मिल जाए, वो भी नहीं मिला। हम जबरदस्त लोग हैं कि नहीं? और बेचैन हो गए। और हम ज्यादा एम्बिशियस ही होते जा रहे हैं। और हमारी एम्बिशन को पूरा करने के लिए पृथ्वी के पास संसाधन ही नहीं है। एम्बिशन होगी कहां से पूरी? और वो सारे संसाधन आप खा भी ले, मान लीजिए कर लीजिए इस्तेमाल सारे संसाधनों का, तो भी क्या वो एम्बिशन पूरी हो पाती है? जिन्होंने सारे संसाधनों का कर डाला उपभोग, उनको कितना चैन मिल गया है? और ऐसा नहीं है कि वो चैन मिल नहीं सकता है, कि रिटोरिकल बात नहीं है कि चैन तो साहब ऐसी चीज है किसी को मयस्सर नहीं होता। हम शायरी नहीं कर रहे हैं। चैन मिल सकता है, बस वैसे नहीं मिल सकता जैसे हमने सोचा है कि मिलेगा, या जैसे अब तक करते आ रहे या हैं, जैसे अब तक करते आए हैं। बिल्कुल, ये तो चुनाव की बात है कि सचमुच चाहिए कि नहीं। वेदांत इसको माया कहता है। आपको जो सचमुच चाहिए आप उसी से सबसे ज्यादा डरते हो। जो चीज आपको शांत करती है वही चीज आपको लगता है कि आपको खत्म करती है। तो शांति मिलती है खात्मे के साथ ही, एक तरीके के अंदरूनी खात्मे के साथ ही, और खात्मे से हम बहुत डरते हैं। तो इसीलिए शांति भी हमें नहीं मिलती। लेकिन हम वो पहचान ही नहीं पाते। शांति नहीं पहचान पाए कोई बात नहीं, अशांति क्यों नहीं पहचानते? लेकिन अशांति किस कारण हो रही है? हो रही है ये तो पहचाने। हम तो जब अशांत होते हैं तो भी ऐसे दिखाते हैं कि वाह सब बढ़िया चल रहा है, चिल कूल। से आप कहते हो कि मैं नहीं करूं, खत्म कर दूं, फिर क्या करूं? फिर मेरी पहचान क्या है? यानी मेरी पहचान ही पूरी मेरा ये काम है, ये जो मैंने किया है आज तक। आप कहोगे खत्म कर दूं, खत्म करके फिर क्या करूं? सामने कुछ रखा हुआ है, उनमें भारी मिर्च डली हुई है, जहर जैसी भारी। अब वो मुंह में ले ली है और मुंह पूरा जल रहा है। कोई आके कह रहा है उसको थूको और पानी पियो, तो क्या आप पूछेंगे कि यदि इसको थूक दिया तो खाऊंगा क्या? नहीं, आपको तो शांति चाहिए, उससे इससे तो छुटकारा लो ना, फिर देखेंगे क्या करना है। और इसको अगर मुंह में रखा है तो मुंह ही नहीं दिमाग भी जल रहा है,
और जलते दिमाग के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं जान पाऊंगा कि कहाँ और कुछ मिल सकता है खाने के लिए, और क्या मिल सकता है खाने के लिए। वो जानने के लिए भी पहले इसे थूकना पड़ेगा। इसको थूकूंगा तो दिमाग थोड़ा शांत होगा, तो मैं जान पाऊंगा कि कहाँ क्या मिल रहा है। नहीं मिला तो ये प्रश्न जलते हुए दिमाग का है। थूक दीजिए, फिर शायद ये प्रश्न भी शांत हो जाए। शायद पानी में ही हम देखिए, हमारी सोचिए ना, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं जानवर, मैं हूँ बनमानुस, और मैंने मुंह में मिर्च इतनी भर रखी है। से उल्का, इनकी पहचान, इनका काम, ये इंडस्ट्री में हाँ। बंद कर दें, रुक जाएं, फिर देखिए आप जिस इंडस्ट्री में हैं, वो लोगों को प्रदर्शित करती है कि जीवन क्या है, कैसा है। ठीक है ना, आप जिंदगी का एक खाका खींचते हैं लोगों के सामने, कहानियां, किरदार, टीवी, सिनेमा, ये आपका काम है। अब आप ऐसी भी चीज़ लोगों को दिखा सकते हो जिससे उनको तात्कालिक मनोरंजन मिलता है, और ठीक है, वो अपना थोड़ी देर के लिए उनको लगता है कि कुछ मिला, और फिर वही ढाक के तीन पात, बल्कि स्थिति पहले से भी बदहाल। और आप कुछ उन्हें ऐसा भी दे सकते हो जो थोड़ा स्थायित्व रखता है, जिसमें शाश्वतता है, जो उनके सचमुच काम आएगा। और भूलिए नहीं कि हर आदमी चाह कुछ ऐसा ही रहा है जो सचमुच उसके काम आए। तो मैं तो ये पूछ रहा हूं कि व्यापारिक तौर पर भी अगर आप ये भी देखें कि आपकी फिल्म या आपका टीवी सीरियल कितना मुनाफा कमाएगा, व्यापारिक तौर पर भी सबसे अच्छा काम क्या है, सबसे अच्छा पेशा क्या हुआ? भाई आपकी भी गहन प्यास शांति की, मुक्ति की, बोध की है, और जो चीज आपको जितनी शिद्दत से चाहिए होती है, आप उसके पीछे उतना भागोगे ना, उसकी मांग उतनी ज्यादा करोगे ना। अगर मैं उस मांग को पूरा कर पाऊं व्यापार के तौर पर भी, तो वो व्यापार अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये थोड़ी बात है कि आप जो काम कर रही हैं उसको बंद करना है, बस उस काम को सही करना है, उस काम को सही करना। बल्कि आपके काम में तो अपार संभावना है कि जिंदगी का जो असली खाका है वो खींच दिया जाए, हकीकत बिल्कुल बयान कर दी जाए। लेकिन चीज़ें दोनों हो सकती हैं। रजत पटल पर आप उनको सच्चाई भी बता सकते हैं, और सच्चाई से उनको बहुत दूर ख्वाबों की दुनिया में भी ले जा सकते हैं। दुर्भाग्य यही है कि 99% जो प्रोडक्शन होता है वो तो इसीलिए होता है कि आपको आपकी ज़िंदगी के तथ्यों से और दूर किसी रूमानी फंतासी की दुनिया में ले जाया जाए, जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाएंगे, वाह क्या बढ़िया परी कथा चल रही है, देख लो, मस्त हो जाओ, वापस आ जाओ खा पी के। उससे क्या मिलना है? थोड़ी देर के लिए लगता है मुनाफा हो गया, मुनाफा नहीं होता, घाटा ही होता है। तो आप और अपनी भी बढ़ा रहे हैं और सबकी बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया। घाटा सिर्फ दर्शक को ही नहीं हो रहा है, घाटा उसके अभिनेताओं को भी हो रहा है, निर्माता को भी हो रहा है, निर्देशक को भी हो रहा है। बस हमें PNL बनाना नहीं आता, तो हमें समझ में नहीं आता कि घाटा हुआ है। हमारी वही हालत है कि एक कंपनी है जिसको लग रहा है, एक सोचिए, एक बैंक हो जिसको अपना PNL बनाना नहीं आता, एक बैंक है जिसको PNL बनाना नहीं आता, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अब इस मिर्च के अलावा क्या खाना है, क्या होगा। वो इसीलिए नहीं पता क्योंकि मुंह में मिर्च भरी हुई है। मुंह में मिर्च थूकिए, सब पता चल जाएगा। थूकना जरूरी है, उसके लिए थोड़ी श्रद्धा रखिए कि थूक देंगे फिर कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो एक फिजिकल पेन है, उसमें रिस्पॉन्स तुरंत आता है। जबकि ये एक आध्यात्मिक, आप जो कह रहे हैं वो एक आध्यात्मिक लेवल है, वो सबको नहीं आता है। ऐसा कैसे है? अभी आप मुझे कोई अपशब्द बोल दें, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आप मुझे अभी कोई अपशब्द बोल दें, तुरंत यहाँ चोट लगती है नहीं लगती है? लगती है नहीं लगती? आप किसी के घर जाएं, वो आपके लिए खड़ा ना हो, आपको पानी ना पूछे, तुरंत चोट लगती है नहीं लगती है? तो ऐसा थोड़ी है कि मुंह में मिर्ची आएगी तभी चोट लगेगी। जो इंटेंजिबल चीज़ें होती हैं वो भी हमें चोट तो बराबर की देती हैं, तत्काल देती हैं, तो वो बात नहीं है। ना डिसाइड कर पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं।
बौखला गए हैं। हम बढ़ रहे हैं एक विस्फोट की तरफ। जैसे जैसे बबल बनता है ना पहले एक अर्थव्यवस्था में, और फिर वो फटता है। बबल भी कैसे बना था? आप 2008 का याद करिए, जो इकोनॉमिक कैटेस्ट्रॉफी हुई थी, वो पूरी क्या थी? यही तो थी कि आप जिन चीज़ों को अपना एसेट गिन रहे थे वो आपके एसेट थे ही नहीं, वो फिक्टिशियस थे। लायबिलिटी आपकी खड़ी हुई थी, उनकी ओर आप ठीक से देख नहीं रहे थे। अपने आप को आप धोखा दिए हुए थे कि साहब मेरा बैंक तो बहुत मुनाफे में चल रहा है, और एक दिन आकर के सच्चाई आपको झटका देती है और आपको पता चलता है आपने इतने सालों तक सिर्फ और सिर्फ नुकसान कमाया है। तो वहाँ तो चलिए बस अर्थव्यवस्था की बात थी, कुछ बैंक दिवालिया हो गए, बच गए। यहाँ तो पूरी पृथ्वी दिवालिया है, और यहाँ सबको यही लग रहा है कि हम बहुत होशियार लोग हैं और मुनाफे का काम कर रहे हैं। हर आदमी घाटे का काम कर रहा है।